चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होती हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो दो टाइप की होती है। पहली डायरेक्ट होती है, दूसरी इनवर्स होती है, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, या फिर इसको इनवर्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो क्या होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी उसको बोलते हैं जिसके अंदर मिसाल के तौर पे दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज हैं। एक मिनट। इसके अंदर दो क्वांटिटीज हैं और मिसाल के तौर पे क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है कि अगर क्वांटिटी ए इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी बी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, या फिर अगर क्वांटिटी ए डिक्रीज हो रही है तो फिर क्वांटिटी बी भी डिक्रीज होगी। यानी जो चीज, यानी अगर कोई एक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी वही होगी। अगर पहली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर पहली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब इसकी एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक स्केल है जिसपे हम मेजर वगैरह करते हैं ना, मास वगैरह जो शॉप्स वगैरह में होता है या फिर जब हम लोग कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं किसी दुकान वगैरह में, तो यहाँ पे पूरा मास लिखा हुआ आ रहा होता है कि मिसाल के तौर पे 2.7 kg वगैरह वगैरह। तो अब इस स्केल में क्या होता है, अगर हम चीज़ें मिसाल के तौर पे जितनी ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 3 चॉपर रख दिया और इन 3 शॉपरों का वेट 2.7 kg है फॉर एग्जांपल। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 शॉपर और रख दिया। अब क्या ये बढ़ेगा या कम होगा? ये बढ़ेगा ना। अगर ये 2.7 है तो मिसाल के तौर पे ये हो गया 3.4 kg। ठीक है, ये 3.44 kg हो गया। इन दो शॉपरों को ऐड करने से ये बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शॉपर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और फिर साथ साथ मास भी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें जितने ज़्यादा शॉपर हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मास इंक्रीज होगा। तो ये किसकी पहचान है? इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ये होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। अब इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक मिनट। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। अब इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कौन सी होगी, इसी को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर बुक्स रखी हुई हैं, ये एक पहली बुक है एक, ठीक है, ये सिर्फ एक बुक है, ये एक बुक है, सीधा बना लेता हूँ, ये एक बुक है। ठीक है, टेबल पर एक डेस्क पे एक वो रखी हुई है ये एक डेस्क है, इस डेस्क पे एक बुक रखी हुई है। ठीक है, अभी सिर्फ इस एक बुक का मास कम है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर एक और बुक डाल दी थोड़ी सी छोटी। अब इन दोनों टोटल मास बढ़ गया, यानी अगर कोई आदमी इसको आए, अगर उठाने आए तो इसको अब ये भारी लगेंगी थोड़ी सी और ज़्यादा। अब अगर मैं इस पर एक और बुक रख दूँ तो ऑब्वियसली और भारी हो गई। मैं और बुक्स रख दूँ, 3-4 बुक्स और रख दूँ, और भारी हो गई। तो मतलब कि अगर नंबर ऑफ बुक्स वो इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ जो टोटल मास है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये किस की एग्जाम्पल हुई? ये भी हुआ, इसे भी कहेंगे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसको भी हम यही कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब आते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर मिसाल के तौर पर वैल्यू ए है, उसके बाद वैल्यू बी है। अगर वैल्यू ए इंक्रीज हो रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर वैल्यू बी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, या फिर अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो
इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के एक एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है या फिर एक घर कह रहे थे, एक घर है, ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी काम वगैरह हो रहा है, ठीक है। लेट्स से कि ये एक क्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे घर पे, ठीक है। अब क्या है वर्कर्स अभी फिलहाल वर्कर्स हैं 20, ठीक है, वर्कर्स 20 हैं, और ये 20 वर्कर अगर इस घर पे काम करते रहें तो घर कंप्लीट हो जाएगा 7 डेज में, ठीक है। 20 वर्कर्स 7 दिन में ये घर कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर ये 20 वर्कर्स बढ़ के 40 हो जाएं, 40 वर्कर्स बन जाएं, तो 40 वर्कर्स कितने दिन में ये घर कंप्लीट करेंगे? जाहिर है कि जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे काम करने पे तो ज़्यादा काम होगा एक दिन में, तो मतलब जो काम कंप्लीट जल्दी हो जाएगा जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो जहाँ 7 डेज लगने थे वहाँ पे मिसाल के तौर पे लग जाएंगे 3 दिन इस एक घर को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं डिक्रीज। तो ये किस की एग्जांपल हुई? ये इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर वर्कर्स वालों की अभी हम दोबारा देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 20 हैं और वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो अगर वो 40 हो जाएं तो वो 3 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, है ना? ऐसा ही है ना, ज़्यादा लोग हो गए तो काम जल्दी होगा। तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 20 थे, जब 40 हुई है, यानी जब ये वाली वैल्यू बढ़ गई तो फिर ये वाली वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हुआ? इसे कहेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इसको हम कहेंगे। अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग मैथ्स में लिखते कैसे हैं, इसको शो कैसे करते हैं? तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये, इसको अल्फा भी बोलते हैं, लेकिन इसका साइन यही होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हम ऐसे शो करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को नहीं, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को हम ऐसे शो करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम किसी और तरीके से शो करते हैं। बस ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक वैल्यू है, एक मिनट, एक वैल्यू है मिसाल के तौर पे y, दूसरी वैल्यू है x। अब y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे y is directly proportional to x, ठीक है। अब इसको हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, इसको हमें मैथ्स में अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी कि y is directly proportional to x, हम कैसे शो करेंगे? या हम ऐसे शो करेंगे कि y is directly proportional to x है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे y, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखेंगे जो कि ये था, मैंने अभी पहले बताया था, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ में x की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी इनवर्स पे। इनवर्स और इनडायरेक्ट बात एक ही है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। इनवर्स जो है वो सेम है इनडायरेक्ट के, तो इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को अब हम देखते हैं। अगर सवाल अगर लिखा हुआ कि y इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे पहले y लिखेंगे, क्योंकि y पहले लिखा हुआ है, तो y इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है y जो है, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/x, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि हम लिखें x, हम इसकी जगह लिखेंगे 1/x, ठीक है, 1/x। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक और जगह ले लेते हैं कि बात हो रही है कि वैल्यू a, ऐसी एग्जांपल के तौर पे वैल्यू a इज़ इनडायरेक्ट
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने यहाँ पे सिर्फ आई लिख दिया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल P टू B। तो हम कैसे लिखेंगे? तो अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A B के, तो हम लिखेंगे A इज ए लिखेंगे पहले, फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1/b, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इसके अंदर ये नहीं लिखेंगे कि नॉर्मल जैसे हम ये लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/, वो वैल्यू यानी b। इसी तरह अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम पहले वो वैल्यू लिखेंगे, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। अगर ऐसा हो तो हम लिखेंगे a, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर नॉर्मल b। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हमें नॉर्मल ऐसे ही लिखना है, बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। और जब अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फिर हमें सेकंड वैल्यू, यानी जिसके प्रोपोर्शनल है, यानी a b के प्रोपोर्शनल है इनडायरेक्टली ना, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर 1/b। ठीक है। अब इसके बाद अब हम आते हैं थोड़े से और उसके ऊपर, थोड़े से और इसके अंदर डिटेल में जाते हैं कि फर्दर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, दोबारा इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब हम इसको आगे कैसे लेके चलेंगे, इसको फर्दर कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे? तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाना होता है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल्स टू आता है। इक्वल्स टू के साथ जो अगली वैल्यू होती है, यानी जो b है, इसके साथ k मल्टीप्लाई हो जाता है, k मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है। अब यहाँ पे k क्या है? k है कांस्टेंट, k वो वैल्यू है जो हर उसके अंदर, मतलब हर जो प्रोपोर्शनैलिटी होगी उसके अंदर k वो वैल्यू है जो सेम रहती है। मिसाल के तौर पर अब इसको अगर हम लोग रीअरेंजिंग कर लें, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा k इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। अब a की जो भी वैल्यू हो, b की जो भी वैल्यू हो, मिसाल के तौर पे अगर a 1/2 है तो k की वैल्यू सेम आएगी। अगर अब हम इसको अगर डबल कर दें, यानी इसके अंदर हम एक ऐड कर दें, यानी इसको हम ऊपर वाले को भी हम डबल कर देते हैं, नीचे वाले को भी हम डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/4। तब भी k की वैल्यू एक ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई होकर 0.5 ही आंसर आ रहा है। फिर हम इसको अगर डबल करें तो हो जाता है 4/8, तब भी हमारे k की वैल्यू सेम है। तो k क्या है? k कांस्टेंट होगा। k वो वैल्यू होगी जो हर उसके अंदर सेम रहेगी, हर वैल्यू, हर क्या कहेंगे, हर प्रोपोर्शनल में, हर जब भी हम दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे तब k वो वैल्यू होगी जो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर दोबारा देखिए, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ 6 kg मास दिया हुआ है, 6 kg ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट $27, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ बिस्किट्स। ठीक है। अब यहाँ क्या बताया हुआ, यहाँ हमें बता रहे हैं कि 6 kg जो बिस्किट्स हैं उनकी कॉस्ट है $27। ये कॉस्ट है किसकी? 6 kg बिस्किट्स की। तो 13 kg ऑफ बिस्किट्स की कॉस्ट कितनी होगी, ये सवाल है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड है ये सवाल भी। अच्छा, अब बिस्किट्स की जो है ना, बिस्किट्स को अगर हम देखें तो बिस्किट्स को हम सपोज कर लेते हैं x, और हम कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं y। अब यहाँ क्या हो रहा है, 6 kg ऑफ बिस्किट्स की कॉस्ट है $27। ठीक है। 13 kg की कितनी होगी? अब 6 से क्या हो रहा है, ये 6 से बढ़ के ये हो रहा है 13, यानी x क्या हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है। x क्या है? x नंबर ऑफ बिस्किट्स है। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या है, तो x यहाँ पे क्या हो रहा है, x यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सही है ना। अब अगर हम नॉर्मल लाइफ को उसके अंदर देखें और उसके मुताबिक हम सोचें, तो देखा जाए तो 6 kg ऑफ बिस्किट्स
ठीक है। 6 kg के इतने क्या है, तो 13 किलो के, यानी 6 किलो के इतने हैं $27 के, तो 13 किलो के कितने होंगे, जाहिर है ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा बिस्किट लेंगे तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी, हम उनकी पेमेंट भी ज़्यादा करेंगे। तो ये क्या है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। अब जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में मैंने क्या कहा था कि हम कैसे लिखेंगे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के ना, क्योंकि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई k। सही है। के पहले लिखें बाद में लिखें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। अब सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कांस्टेंट है। अब हमें इसके अंदर x और y की वैल्यूज वो पुट करनी, मतलब वो वैल्यूज पुट करनी है जो एक ही सिनेरियो में हो। ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू एक ये दी हुई और y की वैल्यू एक ये दी हुई, तो हमने x की जगह हमने पुट कर दिया 6 इक्वल्स टू y की जगह हमने पुट कर दिया 27 टाइम्स k। ठीक है। अब इसका यहाँ पे हमें ये भी नहीं करना कि मिसाल के तौर पे, एक मिनट, कि हमने 6 kg यहाँ से उठा लिया और 13 kg यहाँ से उठा लिया, नहीं, ये एक अलग सिनेरियो है। ठीक है। यहाँ नहीं, हमने मिसाल के तौर पर 27 यहाँ से उठा लिया और 13 kg यहाँ से उठा लिया, ये नहीं करना, हमें सेम सिनेरियो में से वो वैल्यूज चाहिए। ठीक है। सेम सिनेरियो का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 kg की प्राइस $27 है। ठीक है। 13 kg की प्राइस नहीं है $27, तो हम लोग 27 के साथ 13 को नहीं लिखेंगे, ये वो सिनेरियो नहीं है। सिनेरियो क्या है, यह है कि हम लोग 6 kg की प्राइस जो है वो 27 की है ना, हम 6 kg ले रहे हैं, उसकी प्राइस हम 27 पे कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों को ही लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना। तो हमारे पास ये आ गया। अब k की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, k की वैल्यू हमारी बनेगी 27, 6 डिवाइडेड बाई 27, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो 6 डिवाइडेड बाई 27 बनता है ऑलमोस्ट 0.22 बनता है। अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6/27 या फिर 0.22 लिख देते हैं यहाँ पे, और 0.22। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन पहले ये बनी हुई है, x इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाइड बाई के। अब हमें मास बताया हुआ है, यानी हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो x कितना है 13 इक्वल्स टू, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी y, है ना, हमने y सपोज किया था कॉस्ट को, तो हम लिखेंगे k मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ना y। तो हमें k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू कितनी है 0.22 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट y, हमें y फाइंड करना है। रीअरेंजिंग करेंगे, y इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 0.22, फिर उसके बाद हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 0.22 ऑलमोस्ट 59 हमारी वैल्यू है। यानी कि हमारी कॉस्ट क्या बनी, हमारी कॉस्ट बनी y इक्वल्स टू $59, तकरीबन $59 ही हमारी वो बनेगी। तो आज के लिए बस यही था।